अगर मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया के सर्द-तरीन आइलैंड ने 2026 के हॉटेस्ट तरीन डिप्लोमेटिक क्राइसिस को ट्रिगर किया तो ये गलत नहीं होगा। एक ऐसा आइलैंड जिसमें महज 56,000 लोग आबाद हैं, लेकिन इतना पावरफुल बन गया कि उसने न सिर्फ नेटो की यूनिटी को हिलाया बल्कि 19वीं सेंचुरी की इंपीरियलिस्टिक थिंकिंग को भी रिवाइव किया और एक ऐसे क्वेश्चन को जन्म दिया कि क्या ग्रेट पावर राइवलरी में इंटरनेशनल लॉ की कोई हैसियत है या नहीं। दिस इज़ नॉट अबाउट ग्रीनलैंड, दिस इज़ अबाउट रूल वर्सेस पावर, sovereignty versus security, and a test whether Greenland will be governed by the rule or ruled by force. Welcome to the geopolitics of Greenland. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीनलैंड जियोग्राफिकली कहाँ पे पाया जाता है, ग्रीनलैंड इतना जियो स्ट्रेटेजिकली अचानक इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया, यूएसए के ग्रीनलैंड में क्या इंटरेस्ट और क्या कंसर्न्स हैं, अदर ग्रेट पावर्स लाइक चाइना और रशिया के इसमें क्या इंटरेस्ट हैं, नेटो और यूरोपियन यूनियन को ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या कंसर्न्स हैं, ग्रीनलैंड के इशू को इंटरनेशनलाइजेशन की थ्योरीज कैसे डिस्कस करती हैं, अगर ग्रीनलैंड बाय फोर्स यूएसए एनेक्स करता है तो इसकी इंटरनेशनल लॉ में क्या हैसियत है, ग्रीनलैंड के इशू का करंट स्टेटस क्या है और ग्रीनलैंड एज अ कंट्री का क्या फ्यूचर है। जियोग्राफिकली अगर बात की जाए तो ग्रीनलैंड जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन वो डेनमार्क की सुजरेनिटी में है। सुजरेनिटी अब इंटरनेशनल लॉ में एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो कंट्री अपने आप को इंटरनली तो खुद मैनेज करती है लेकिन एक्सटर्नली वो किसी पावरफुल स्टेट की प्रोटेक्शन में होती है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क का भी कुछ ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें डोमेस्टिक अफेयर्स तो ग्रीनलैंड खुद मैनेज करता है लेकिन उसकी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रीनलैंड सदियों से एक आइस लैंड थी, इसमें सारी की सारी बर्फ थी और एक्सेसिबिलिटी ना होने के बराबर थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इसकी मेजर 3 वजूहात हैं। पहली, बर्फ़ पिघलने की वजह से न्यू शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं। दूसरा, जैसे जैसे बर्फ़ हट रही है और ज़मीन एक्सपोज हो रही है तो उस ज़मीन में रेयर अर्थ मेटल्स अबंडेंस में हैं। थर्ड है मिलिट्री कॉरिडोर्स बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। इन 3 मेजर रीजंस की वजह से ग्रीनलैंड अचानक, जो कि रिमोट एरिया कंसीडर किया जाता था, अचानक दुनिया की नज़रों में आया और अब जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स का एक हब बन चुका है। ग्रीनलैंड यूएसए के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? 2029 में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हम ग्रीनलैंड को अक्योर करेंगे बाय विल और बाय फोर्स, लेकिन उस टाइम इस बात को मजाक में टाला गया और उनकी तबीयत की वजह से जिस तरह वो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स ग्लोबल पॉलिटिक्स उसको सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन 2026 में वो जोक से एक सीरियस सिचुएशन इख्तियार कर गया जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ग्रीनलैंड इज़ अ कोर यूएस नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा उसने 3 रीजन बताई: मिलिट्री लॉजिक, रिसोर्सेज ऑफ द ग्रीनलैंड एंड नियो मनु डॉक्ट्राइन। मिलिटरली ग्रीनलैंड की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसे कॉरिडोर जिसको GIUK के नाम से पुकारा जाता है में एग्जिस्ट करता है। G से ग्रीनलैंड, I से आइसलैंड एंड U से यूनाइटेड किंगडम। एक ऐसा कॉरिडोर जिसे नेटो कंट्रीज यूज़ करती हैं रशियन सबमरीन्स और मिसाइल की सर्वेलेंस के लिए। ग्रीनलैंड में एक यूएसए की बेस भी है जिसे बुफ्टेक स्पेस बेस कहते हैं, जो कि मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम और स्पेस सर्वाइलेंस के लिए इस्तेमाल होती है। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम में भी शामिल करेंगे। गोल्डन डोम एक ऐसा स्पेस प्रोटेक्शन सिस्टम है जिस तरह इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, जो एनिमी कंट्रीज़ की स्पेस इंटरवेंशन या स्पेस अटैक से उस कंट्री को बचाएगी। अब यूएसए यही कह रहा है कि वो अपनी ना सिर्फ होम ग्राउंड को इस डोम सिस्टम में रखेंगे बल्कि अपने पेरिफेरी की कंट्रीज जो भी उनके अलाइज बनते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं वो उनको भी स्पेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल्स अबंडेंस में पाए जाते हैं। एक ऐसा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है ग्रीनलैंड में जो अभी तो बंद पड़ा है, जिसको केवन फील्ड के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि उस प्रोजेक्ट में 1 बिलियन टन के आसपास के रेयर अर्थ मेटल्स एक्सकवेट किए जा सकते हैं। रेयर अर्थ मेटल फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड है क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में यूज़ होते हैं। अब ग्रेट पावर्स में ये राइवलरी चल रही है कि जो फ्यूचर में रेयर अर्थ मेटल्स पे ज़्यादा कब्जा करेगा वो ज़्यादा अपनी पावर को सस्टेन कर पाएगा। यूएसए और चाइना में ये राइवलरी अब हब बना हुआ है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में चाइना ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। यूएसए अपनी रेयर अर्थ मेटल की अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में जाके
इस एंड से कोई सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस ना फेस करे और अपनी पावर को सस्टेन कर पाए। थर्ड रीज़न जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताई है यूएसए के ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट की, वो है न्यू मनरो डॉक्ट्राइन। प्रेसिडेंट मनरो यूएसए के 5th प्रेसिडेंट थे जिन्होंने यूरोपियन इंपीरियलिज्म को नॉर्थ अमेरिका में ख़त्म करने के लिए ये डॉक्ट्राइन 1823 में लॉन्च की थी। और इस डॉक्ट्राइन का मेन नैरेटिव ये था कि फ्यूचर में कोई भी यूरोपियन पावर इंपीरियलिस्टिक इंटेंशन के साथ किसी भी लैटिन अमेरिकन कंट्री या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कहीं पे भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसको रीमॉडिफाई करके न्यू मनरो डॉक्ट्राइन का नाम दे रहे हैं कि चूंकि डेनमार्क के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो ग्रीनलैंड की प्रोटेक्शन कर सके, इसलिए ये यूएसए की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसके पेरिफेरी में जितनी भी वीक कंट्रीज़ हैं वो अपनी प्रोटेक्शन में ले और उनको फॉरेन मेजर पावर से प्रोटेक्ट कर सके। अब वो यहाँ पे चाइना और रशिया को अपना एनिमी डिक्लेयर करते हुए, चूंकि उनका इंटरेस्ट, हालांकि वो सारे के सारे इकोनॉमिक टर्म्स में हैं, अभी तक उन्होंने कोई मिलिटरली वहाँ पे एक्शन नहीं लिया या कोई वहाँ पे बेस नहीं बनाई, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के अकॉर्डिंग चाइना और रशिया की इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएसए इन दिस रीजन। सो इन ऑर्डर टू कर्ब दिस इमर्जिंग थ्रेट दे वांटेड टू एनेक्स द ग्रीनलैंड एज अ कंट्री। चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट का लक़ब देता है, मतलब आर्कटिक रीजन के सबसे करीब तरीन जो मुल्क है वो चाइना है। अब चाइना ने अभी तक मिलिटरीली वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और ना ही अपनी कोई इंटेंशन शो की है। चाइना के जितने भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है वो सारे का सारा इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में कोई भी परमानेंट इंटेंशन नहीं होती। इसलिए यूएसए को ये लग रहा है कि आज अगर वो इकोनॉमिक पर्पस और इकोनॉमिक इंटेंशन के साथ आ सकता है तो कल वो मिलिटरीली भी आ सकता है और ये यूएसए के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी थ्रेट होगी। हालांकि चाइना ये कह रहा है कि वो रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई चेन को अनइंटरप्टेड रखना चाहता है और वो अपनी टेक, इलेक्ट्रॉनिक और ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि वो उसमें लीड कर सके। रशिया की अगर बात की जाए, चूंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में पाया जाता है और रशिया ने आर्कटिक रीजन को काफ़ी मिलिटराइज किया हुआ है और इस रीजन को अपनी नेशनल सिक्योरिटी का कोर इंग्रेडिएंट भी समझता है, इसलिए रशिया ये चाहता है कि उसकी ग्रीनलैंड में प्रेजेंस होने की वजह से जो वेस्टर्न डोमिनेंस है इन द अटलांटिक ओशन और इन आर्कटिक रीजन वो उसको कम से कम रखे और कुछ ऐसा एडवेंचर करने से रोके जो रशियन नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फ्यूचर में जाके थ्रेट करे। बोथ अगर रशिया और चाइना की बात की जाए तो वो प्योर अभी इकोनॉमिक इंटेंशन के साथ ग्रीनलैंड में अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेजेंस यूएसए के लिए एक ऐसी थ्रेट के तौर पर इमर्ज हो रही है जो फ्यूचर में मिलिटरीली थ्रेट बन सकती है और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या वहाँ पे जो हिजमनी है उस रीजन में यूएसए की उसको थ्रेट कर सकती है। इसलिए यूएसए ये चाह रहा है कि वो अदर मेजर पावर्स की प्रेजेंस को मिनिमाइज करे या फिर न्यूट्रलाइज कर दे ग्रीनलैंड से। जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को बाय फोर्स एनेक्स करने का ऐलान किया तो यूरोपियन कंट्री से एक पावरफुल रिबटल आया, क्योंकि ग्रीनलैंड एज अ कंट्री डेनमार्क की सोवरेनिटी के अंडर है और डेनमार्क एक नेटो कंट्री है। तो नेटो कंट्री के मेजर पावर जिस तरह जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, उन्होंने यूएसए को वार्न किया कि वो मिलिटरीली कोई भी मिस एडवेंचर ग्रीनलैंड में नहीं कर सकते। इन यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने यूएसए को थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू टेबल टॉक्स, थ्रू निगोशिएशन के थ्रू इस मसले को हल करने की तजवीज़ दी और इस बात पर स्ट्रेस किया कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी अकॉर्डिंग इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अब अगर इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज की बात की जाए तो दो मेजर थ्योरीज हैं जो इस इशू को डिस्कस कर सकती हैं। पहली है रियलिज्म और दूसरी है लिबरलिज्म। रियलिज्म के कंटेक्स्ट में एक सिंपल सा रूल है कि अगर कोई पावर कहीं रीजन में एग्जिस्ट करती है और उसे कहीं से थ्रेट परसीव होता है तो वो उस रीजन में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसको इंटरनेशनल रिलेशन में सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं। अब इस सिचुएशन में कोई भी स्टेट कहीं से इमर्ज होने वाली थ्रेट को दो तरीके से मिनिमाइज कर सकती है। एक होती है ऑफेंसिव रियलिज्म और दूसरी होती है डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म में जो एग्जिस्टिंग पावर होती है वो अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करती है कि कोई इमर्जिंग पावर मिस एडवेंचर ना करे और उस पर अटैक ना करे। और दूसरी होती है ऑफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अगर किसी पावरफुल स्टेट को कहीं से कोई ऐसा थ्रेट परसीव हो रहा है तो बजाय वो थ्रेट उसके घर तक आ पहुँचे, वो जहाँ से इमर्ज हो रहा है वहीं पे उसको
एट सून एज पॉसिबल न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब यूएसए भी ऑफेंसिव रियलिज्म यहाँ पे अप्लाई कर रहा है कि अगर फ्यूचर में चाइना और रशिया यहाँ पे फुट होल्ड्स बना लेते हैं और वहाँ से मिलिटरली कोई थ्रेट क्रिएट करते हैं यूएसए के लिए, तो ये यूएसए के लिए मैंडेटरी है कि वो इनिशियल स्टेजेस पे वहाँ पे जाके उस थ्रेट को मिनिमाइज करे और ऐसी नौबत ही ना आने दे कि फ्यूचर में यूएसए के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट ये अदर मेजर पावर्स बन सके। दूसरी थ्योरी है इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की, और वो है लिबरलिज्म। ये एक ऐसी थ्योरी है कि अगर किसी रीजन में कोई भी इशू होता है तो उन्हें लिबरल वैल्यूज़ के थ्रू लाइक डिप्लोमेसी, लाइक टेबल टॉक और नेगोशिएशन के थ्रू हल किया जाना चाहिए। और यहाँ पे एक और मेजर इसेंशियल जो है वो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज कभी भी वार में नहीं जा सकती, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की इन पॉलिसीज को देख के लगता है कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का ना सिर्फ डिक्लाइन है बल्कि बुरी तरह कोलैप्स भी कर रहा है, क्योंकि ये मेजर कंट्रीज हैं जिन्होंने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का नैरेटिव बिल्ड किया था और इसको दुनिया में प्रोपोगेट करने के लिए बहुत सारे रीजन्स में ना सिर्फ इंस्टेबिलिटी बल्कि क्योस और वायलेंस को भी इन लोगों ने ट्रिगर किया। अब इनके अपने नेटिव कंट्रीज में वही लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर फेल कर रहे हैं और उनकी जो इसेंशियल वैल्यूज थी ये खुद बनाने वाले उन पे अमल नहीं कर रहे। सो ये यूरोप के लिए और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है कि जिन लोगों ने ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था वो खुद ही अब उसको तोड़ने पे आए हुए हैं। अगर यूएसए ग्रीनलैंड को बाय फोर्स अक्योर करता है तो इंटरनेशनल लॉ में ये टेरिटोरियल सोवरेनिटी की वायलेशन होगी और आर्टिकल 24 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में किसी भी सूरत में इंटरवीन नहीं कर सकती, और अगर करती है तो वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी। दूसरा, ग्रीनलैंड कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो ऑलरेडी किसी के कब्जे में ना हो, और एक कोई ऐसी ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं है जो रेस्ट न्यूलस हो, मतलब एक ऐसा टुकड़ा जहाँ पे अगर किसी ने अपनी पोजेशन अभी तक डिक्लेयर नहीं की हुई तो कोई भी स्टेट जाके उस पर अपनी पोजेशन डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन ग्रीनलैंड एज अ कंट्री एग्जिस्ट करता है और वहाँ पे प्रॉपर एक गवर्नमेंट है और एक कंट्री ने अपना स्टेटस डिक्लेयर किया हुआ है। सो इन चीज़ों के होते हुए अगर फिर भी यूएसए उसको बाय फोर्स अक्वायर करना चाहता है तो ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक समिट हुआ जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के जनरल सेक्रेटरी की मुलाकात हुई और उसके बाद डी एस्केलेशन हो गई है। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को बाय फोर्स अक्वायर नहीं करेंगे, और पहले वो ये कह रहे थे कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ उसको इस अमल से रोकते हैं तो वो उन पे भी 25% टैरिफ लगाएगा। अब वो इस टैरिफ वाली बात से भी पीछे हट गए हैं और उन्होंने एक वर्बल फ्रेमवर्क का कोई जिक्र किया है। अब इस वर्बल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से जो मुझे समझ आई है वो ये है कि यूएसए की प्रेसिडेंट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस रीजन में, और मे भी वहाँ पे वो कोई अपनी पोजीशन किसी खास एरिया में भी डिक्लेयर करे ताकि वो चाइना और रशिया पे ना सिर्फ नज़र रखे बल्कि उनके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को भी मिनिमाइज कर सके। ग्रीनलैंड को अगर बाय फोर्स यूएसए एनेक्स करता है तो ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का ना सिर्फ डिक्लाइन होगा बल्कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होगा, क्योंकि ये वो रीजन है जिन्होंने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर 20वीं सेंचुरी में डेवलप किया था, और इस वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट कभी भी वॉर की तरफ नहीं जाएगी। अब ग्रीनलैंड का फ्यूचर ही बताएगा कि नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा बनता है और दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपको ये डिस्कशन इंसाइटफुल लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पे मज़ीद जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।